नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स या टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। इन टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग द फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब अलग अलग कॉस्टिंग सिस्टम्स हैं हमारे पास, हमने कई कॉस्टिंग सिस्टम्स की बात की है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम का मतलब यह है कि हम पूरी इंडस्ट्री, कंप्लीट इंडस्ट्री, जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री का मतलब इंडस्ट्री में इन्वॉल्व उन सारी फर्म्स की बात करते हैं जो सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो कंप्लीट इंडस्ट्री के लिए हम सेम टाइप ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम यदि फॉलो कर रहे हैं, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम। मतलब उस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व जितनी भी कंपनीज हैं, ऑल सच कंपनीज विल मैनेज देयर कॉस्टिंग सिस्टम इन सिमिलर मैनर। क्यों? बेनिफिट सर, कंपैरिजन इजी होगा, कंपैरिजन सभी फर्म्स के लिए इजी होगा कि हाँ इंडस्ट्री जितनी भी उन फर्म से कंपेयर कर सकती है कि उन्होंने सेम सिस्टम से कॉस्टिंग की है। सेकेंड, एज अ होल यदि मुझे यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी कहां से आ गई, इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी क्यों बीच में है यार तो यदि हम यूं बात करें कि एज अ होल इंडस्ट्री कॉस्ट, तो हम एज अ होल इंडस्ट्री की कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सभी कंपनीज, सभी फर्म्स, सभी बिजनेसेस सेम टाइम पे कॉस्टिंग सिस्टम, सेम मेथड से कॉस्टिंग मैनेज कर रही है। गवर्नमेंट ग्रांट या गवर्नमेंट इंसेंटिव्स यदि इंडस्ट्री को मिलने वाले हैं तो वो भी इजीली वर्कआउट किए जा सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री एज अ होल हमारे पास एक कॉस्टिंग सिस्टम डेवलप्ड है। तो वहां पे आप यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट इज क्लियर, नथिंग डिफरेंट थिंग। सेकेंड कॉस्टिंग सिस्टम है हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम क्लियर है। टेक्निक की बात करें तो ये टेक्निक को दो में डिवाइड कर देती है। कौन से दो पार्ट? फिक्स्ड एंड वेरिएबल। और फिक्स्ड एंड वेरिएबल में डिवाइड करके उस कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, उस कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उस कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन, यानी एडिशनल आउटपुट पे, एडिशनल कॉस्ट पे ही फोकस किया जाता है और वहां पूरा कॉस्टिंग मैनेज किया जाता है। दैट इज मार्जिनल सिस्टम। थर्ड नंबर पे आती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में नॉर्मली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में यूज में आती है जहां पे सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक ही तरह के प्रोडक्ट का हो रहा है, वेरिएशंस नहीं है। तो हम वंस उस प्रोडक्ट के बनाने में लगने वाली कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ मटेरियल विल इनकर्ड, material is required for a unit, what cost of material will be there for one unit after considering such wastage and abnormality, कितना लगेगा, टाइम के अकॉर्डिंग लेबर कॉस्ट कितनी आएगी, ओवरहेड्स कितने लगेंगे, प्राइस पे हम सेल कर पाएंगे, कितना प्रॉफिट होगा, इन सब का हम स्टैंडर्ड कर देते हैं और फिर उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी प्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन और आफ्टर द प्रोडक्शन जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड होके आती है, उस एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर किया जाता है और वेरिएशंस फाइंड आउट किए जाते हैं। ये जो कॉस्टिंग सिस्टम है इसे हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ये कॉस्ट कंट्रोल के लिए बहुत यूजफुल टेक्निक हो सकती है कि जहां हमें कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर्स फॉलो करने, वहां स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अपने आप में बेटर रोल प्ले करती है। देन उसके बाद हमारे पास एक और कॉस्टिंग सिस्टम आता है जिसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। नॉर्मली लीस्ट एप्लीकेबल कॉस्टिंग सिस्टम है हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब कॉस्ट इनकर्ड होने के बाद कॉस्टिंग कर रहे हैं।
जितना भी लास्ट फ्यू डेज में बात किया, वहां कॉस्ट पहले कैलकुलेट की जाती है, देन एग्जीक्यूशन पे काम करते हैं। बट हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कॉस्ट इनकम के कॉस्टिंग स्टार्ट करता है, उन्हें रिकॉर्ड करता है। पोस्ट कॉस्टिंग या कंटिन्यूअस कॉस्टिंग इसके नाम हो सकते हैं। पोस्ट कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट के बाद रिकॉर्ड करना, कंटिन्यूअस कॉस्टिंग कॉस्ट इनकर्ड होने के साथ साथ रिकॉर्ड करते चलना। तो ये प्री डिसाइडेड या पहले से प्लान नहीं है, ये आफ्टर एग्जीक्यूशन की बात। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, द लास्ट वन। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में हम कंपेयर करें तो ऑपोजिट हो गए। Marginal costing system focuses on variable part. What additional cost will incurred for absorption costing system focuses on overall cost, variable as well as fixed. और यहां पे सारी कॉस्ट एक प्री डिटरमाइंड रेट से प्रोडक्शन के लिए पहले से ही कैलकुलेट, पर यूनिट कितना लगेगा या पर आर कितना एक्सपेंसेस आएगा, ओवरहेड आएगा, एंड ऑन द बेसिस दैट हम कॉस्टिंग प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल लेते हैं। जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है वही एक्चुअली होगी? नो, नॉट नेसेसरी। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉस्ट होने के बाद आती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट कॉस्ट इनकर्ड होने से पहले आइडेंटिफाई हो जाती है। हमने पास्ट परफॉर्मेंस देख लिया, पास्ट रिकॉर्ड्स देख लिए, पास्ट डेटा देख लिए, उनके बेसिस पे एक एग्जांपल मैंने लिया था। आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू स्ट्रीम, देन व्हाट एक्सपेंसेस व्हाट कॉस्ट विल इनकर्ड, कैलकुलेट कैसे करूं? आई कैन कैलकुलेट द मटेरियल पार्ट और लेबर पार्ट, डायरेक्ट पार्ट आई कैन कैलकुलेट, बट व्हाट अबाउट द फिक्स्ड पार्ट ऑफ कॉस्ट? फिक्स्ड पार्ट ऑफ द कॉस्ट पहले से तो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इनकर्ड होने के बाद पता चलेगा। बट मैं पास्ट रिकॉर्ड से, पास्ट डिटर्मिनेशन से कि पिछला एक सेशन निकला, इन दैट सेशन कितने आवर्स काम हुआ टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टास्क, और उस पीरियड में कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ। और कि सर पहले सेशन 100 आवर्स काम किया था, एंड इन दैट 100 आवर्स हमारा जो ओवरहेड कॉस्ट था वो 5000 रुपीज था, मतलब 50 रुपीज पर आवर। वही 50 रुपीज पर आवर की प्री डिटरमाइंड रेट मैंने फ्यूचर के लिए बेंचमार्क बनाया। अब जब भी नया कोई टास्क आएगा मैं पूछूंगा टाइम कितना लगेगा, बोले सर इस काम को 200 आवर्स लगेंगे, ओके 10,000 का चार्ज कर दो। प्री डिटरमाइंड है ना, एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, आइडिया ले रहे हैं ना, कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं बिफोर प्रोडक्शन। अब उसके बाद एक्चुअल आएगा, एक्चुअल में वेरी, और अल्टीमेटली रिलायबल कौन है? अल्टीमेट। तो वो जो भी वेरिएशन एक्चुअल और पहले से प्री डिटरमाइंड में, उसके डिफरेंस को या तो एक्चुअल ज्यादा कम, ज्यादा होगा तो और चार्ज कर देंगे, कम हुआ तो रिवर्स कर देंगे, बट कॉस्टिंग पहले करेंगे। ओवरहेड पहले से प्री डिटरमाइंड रेट से चार्ज किए जाएंगे, दैट इज नोन एज एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब किए जाएंगे, प्री डिटरमाइंड रेट से ओवरहेड और कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड की जाएगी। प्री डिटरमाइंड रेट से कॉस्ट और ओवरहेड एब्जॉर्ब चार्ज किए जाएंगे, और फिर एक्चुअल के बाद अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ट्रीटमेंट किया जाएगा। वी विल स्टडी दिस होल पार्ट इन इंडिविजुअल टॉपिक, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, द कंपैरिजन बिटवीन मार्जिन, क्या प्रॉफिट वेरिएशंस आते हैं और क्या क्या इंपैक्ट, क्या क्या वेरिएशन डिफरेंसेस होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किस पे करते थे हम? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज परफेक्ट। वही क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कॉस्ट अकाउंटिंग में किया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे।
आगे चलेंगे सेशन होगा, एक एग्जांपल, एडवांस एग्जांपल समझ लीजिए। हम यहाँ पे रिलेशन प्रोडक्शन, मीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलता है दोनों लूंगा, मार्जिनल बोलता है वेरिएबल लूंगा। ये ओके वैल्यूएशन में, और वो अल्टीमेटली प्रॉफिट पे डालेगा। से उनको एडजस्ट करना है, क्या बात करेंगे, बट आर द कॉस्टिंग सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक बार वापस समझ लें, स्क्रैच से, जीरो से तो ना स्टार्ट अ प्रोडक्ट, लेट एनालाइज। एक यूनिट को बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, से घर पे चलें, ज्यादा बेटर है। मैं थोड़ा रियलिस्टिक लेता हूं, प्रोडक्शन पे जाते हैं तो थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं, थोड़ा रियलिस्टिक लेता हूं। एक शादी है या एक कैटरिंग है, अब वो कैटरिंग वाले के पास एक पार्टी वाला जाता है कि मुझे 500 लोगों का खाना करना है। क्या कैटरिंग वाला सीधा बताता है ना, आइटम बताओ क्या क्या चाहिए, मेन्यू हो गया, चलो मेन्यू फिक्स है। और वो सीधा बोलता है पर प्लेट दिस मच, आई विल चार्ज पर प्लेट 1000 रुपीज। अरे भाई कैसे निकाला सर, मेरा कैलकुलेटेड है। क्या कैलकुलेटेड है? व्हाट पर पर्सन कैन ईट, हाउ मच अ पर्सन कैन ईट, हाउ मच स्वीट दैट पर्सन कैन ईट, हाउ मच वेजिटेबल अ पर्सन कैन ईट। ये उसने अपने पास एक्सपीरियंस से आइडेंटिफाई किया। सर सब में हाँ चलेगा, ऑन पर्सन कितना लेता है, तो उसने स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है कि अ पर्सन कैन ईट दिस मच। तो अकॉर्डिंगली जितनी यूनिट्स बनेंगी वो बात की बात होगी, पर पर्सन कितना स्वीट जाएगा, कितना वेजिटेबल जाएगा, कितना अदर आइटम जाएगा, उसका कैलकुलेशन, उसका स्टैंडर्ड बनाया हुआ है उसने। अकॉर्डिंगली उसने कॉस्ट कैलकुलेट किया है एंड अकॉर्डिंगली उसने अपना सेलिंग प्राइस फिक्स किया है। अब जितने भी पर्सन आएंगे वो उसने कॉस्ट निकाल रखा है कि एक आदमी का कॉस्ट 500 रुपए आता है, 700 रुपए आता है। अब 10 आए 20 आए, अब उस 700 की जो पर पर्सन कॉस्ट निकाली उसमें उसने सेगमेंटेशन भी किया होगा ना, वेजिटेबल स्वीट अदर आइटम सबका मिला के। सेम विद प्रोडक्शन, एक यूनिट बनाने में कितना कॉस्ट आएगा, आइडेंटिफाई इट, मतलब कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा, मटेरियल में भी क्वांटिटी कितना लगेगा, प्राइस क्या लगेगा, ये सब मैंने एक यूनिट के हिसाब से फिक्स कर दिया। ऐसा ही काम होना चाहिए, एक सॉर्ट ऑफ बजट भी बन गया कि कंट्रोल प्रोसीजर भी हो गया। तो ये स्टैंडर्ड है, यू हैव टू मीट आउट दिस सब्जेक्ट टू क्वालिटी मेंटेनेंस। अब काम हो रहा है, काम होते हुए प्रोडक्शन चालू हो गया, 100 यूनिट बनी, 200 यूनिट बनी, 500 यूनिट बनी। हमने वहां पे कॉस्टिंग चेक की, बनने की कॉस्ट कितनी आ रही है, जो कॉस्ट आ रही है पर यूनिट, उससे जो स्टैंडर्ड कॉस्ट यूनिट फिक्स की थी उससे कंपेयर किया। यार हमने सोचा था एक यूनिट को बनाने में 2 तरह का मटेरियल लगता है, ए 2 kg, बी 3 kg। एक्चुअली देखो कितना लगा, ए जो टाइप मटेरियल है वो इस पर्टिकुलर XYZ रेट पे आता है, एक्चुअली देखो किस प्राइस पे आया। देन वेरिएशन, जो स्टैंडर्ड था उस स्टैंडर्ड से वेरी कर रहा है, कोई कम भी हो सकता है, कोई ज्यादा भी हो सकता है। देन फाइंड आउट द वेरिएशंस नोन एज, अब वेरिएशंस पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे, एनालाइज देम, फाइंड आउट द रीजन ऑफ वेरिएशंस, और रीजन फाइंड आउट करने के बाद मेजर्स, इफ कंट्रोलेबल देन अकॉर्डिंगली, इफ अनकंट्रोलेबल देन अकॉर्डिंगली। ये जो कॉस्टिंग सिस्टम है वो कहलाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम।
इज इट क्लियर? ओके, तो ये हो गए हमारे कॉस्टिंग सिस्टम्स। अभी तक बात की उसमें कॉस्ट टर्म माइंड में क्लिक हो जानी चाहिए और क्लियर रहनी चाहिए कि किसका मतलब क्या है। मीनिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम एग्जीक्यूशन पे जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि के साथ हम डील कर रहे हैं वो कौन सी कॉस्ट है। दैट इज संक कॉस्ट, अरे छोड़ो डिसीजन में काम में नहीं लेनी, तो वो चीज क्लियर होनी चाहिए। इसलिए हम बात डेफिनेशन की नहीं मीनिंग की कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, सबसे मेन चीज। फाइन, यहां तक ओके है बात जो मैंने बोली। तो टाइप ऑफ कॉस्ट डिस्कस किया, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग डिस्कस किया, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग मेनली, ये तीन मेन चीजें डिस्कस की। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो बेसिक पार्ट में हमें डील, एंड देन our basic part will over, and that is responsibility centers. Definitely you have study material in your hand और उसमें होगा, I think it will be here. Fine, here it is. Responsibility center. रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अब ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत बार अब जब भी कॉस्टिंग में आगे पूरा पढ़ते चलेंगे बहुत बार ये टर्म्स आएंगी। इट इज द प्रॉफिट सेंटर, इट्स अ कॉस्ट सेंटर। मतलब अब मैं मतलब हाँ नहीं यही डिस्कस करके चलता हूं। हाँ, इनका मतलब यही डिस्कस करके चलता हूं ताकि मीनिंग क्लियर रहे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम बाइफिकेशन करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं चीजों का। हम बात की अलग अलग डिपार्टमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन में एज अ प्रॉफिटेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, एज अ होल कॉस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, बट if that whole organization is in different departments, then उन departments का रोल क्या है? Individually every department is a separate unit, उनका separate management भी होगा, उनका कोई responsible person भी होगा, उनका कोई मैनेजर भी होगा। देन उस मैनेजर का रोल क्या है, और उस डिपार्टमेंट की ऑथेंटिसिटी या डिपार्टमेंट की वैल्यू कैसे असेस की जाएगी। तो उस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके बेसिस पे हम उसे जज करेंगे, हम उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे, उस मैनेजर की कैलिबर, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी को जज करेंगे। उस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़े। क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, एज अ होल जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है ना, तो चीजें ढोल दी जाती है, ढोल दिया, फैला दो रायता। मैंने नहीं किया, मेरे हाथ में, बस मेरे हाथ में नहीं था, ये काम तो चलेगा नहीं। जैसे एक जगह हम पढ़ते थे, या मैंने कई बार यूज किया, बजट बनाते हैं हम। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का गोल फिक्स हो गया, गोल बना के उस गोल को अचीव करने का पूरा बजट बन गया, और बजट उठा के सप्लाई कर दिया गया, ऐसे काम करो। कई किन्हीं के कोई रिलेटिव्स या नोन हो जो सेल्स में काम करते हो, इधर इंश्योरेंस कंपनी हो गया या कोई प्रोडक्ट का मार्केटिंग हो गया, तो कहते हुए सुना होगा बहुत प्रेशर है, टारगेट पूरा नहीं हो रहा। ये वर्ड सुना, टारगेट पूरा नहीं हो। टारगेट किसने दिया? टॉप लेवल ने। टारगेट पूरा नहीं, क्यों नहीं हो रहा सर? टारगेट ही रियलिस्टिक नहीं है, अनरियलिस्टिक दे दिया, कैसे पूरा होगा? दैट यू थिंक ना, इट्स अनरियलिस्टिक टारगेट। क्यों? क्योंकि ये आपने डिसाइड नहीं किया है, ये आपको टॉप थोपा है। और जब कोई चीज, वहां हम अपने फेलियर को भी उधर ही शिफ्ट कर देते हैं। एग्जाम पास हो गया तो मेरी मेहनत, और फेल टीचर की गलती।
बेचारा टीचर करे तो करे क्या, क्लास में 100 को 100 सबको एक जैसा पढ़ाया, 100 में पास हो गए तो हमने मेहनत की, 20 फेल हो गए तो टीचर नहीं पढ़ाया, गलती कर दी, यहां आ गए, कहीं और जाते तो शायद हो जाते। अरे तुम कहीं भी जाते तो भी नहीं होते। बट दैट इज द ढोलना, अपनी गलतियां अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भाग जाना, क्यों, फिक्स नहीं है ना। यहां ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कर दिया गया कि आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड दैट इज फिक्स्ड। क्या पहला नाम पढ़ रहे हो, कॉस्ट सेंटर, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज कंसीडर्ड एज कॉस्ट सेंटर, दैट मींस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट इनकर्ड इन दैट डिपार्टमेंट। वहां पे हम सेल की बात नहीं कर रहे सर आपसे, वहां पे हम रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे हैं हम आपसे, वहां हम बात कर रहे हैं आपके डिपार्टमेंट में जितनी कॉस्ट इनकर्ड होती है, दैट इज अंडर योर कंट्रोल, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब कॉस्ट पे फोकस करो, ट्राई टू कंट्रोल इट, ट्राई टू मिनिमाइज इट एंड वर्क एफिशिएंटली। स्टैंडर्ड फिक्स कर लो, स्टैंडर्ड के एक्चुअल से कंपैरिजन ले लो, वेरिएशंस आए तो उस पे अनकंट्रोलेबल और कंट्रोलेबल बाइफ्रिकेशन कर लो, कंट्रोलेबल के लिए नेक्स्ट टाइम स्टैंडर्ड कर लो, हम कर देंगे क्योंकि तुम्हारे हाथ में ही नहीं था। टेबल है तो तुम्हारे, यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट, बट टोटल फोकस इज ऑन कॉस्ट ओनली। हाँ, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, within the organization. One organization is there and that organization is divided in some departments. So which department is responsible for which particular part? No. It's not about costing only. It's responsibility. Say, for example. आता हूं, मेरे यहां पे मैंने डिपार्टमेंट बनाया, ठीक है। One is the marketing department, one is the teaching department, one is the administration department. The role of administration department, क्या मैं उससे प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकता हूं? क्या मैं उससे रिस्पॉन्सिबल बना सकता हूं? वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? मैनेजमेंट के लिए। और वहां उसका वो सेंटर कौन सा बनेगा? कॉस्ट सेंटर। क्यों? मैनेजमेंट करते हुए आ रही है, दैट कॉस्ट यू हैव टू कंट्रोल, वो ज्यादा ना हो जाए। बट मैं उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकता कि एज अ होल मेरे ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू कितना, बिकॉज नॉट द सिर्फ उसकी कॉस्ट आपको कंट्रोल करनी है। मैं आपके डिपार्टमेंट से रेवेन्यू या प्रॉफिट कितना आ रहा है उसकी बात ही नहीं कर रहा। दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, दैट इज नॉट इन योर हैंड। सच टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स और सेंटर्स आर नोन एज कॉस्ट सेंटर। जैसे मैंने प्रोसेस की बात की थी ना, एक प्रोसेस में आके शुगर केन से लिक्विड निकल रहा है, दूसरे में वो रिफाइन हो रहा है। क्या जो शुगर केन प्रोसेस करके लिक्विड एक्सट्रैक्ट, क्या मैं उससे रेवेन्यू के लिए बनाऊंगा? हो ही नहीं सकता। तो वो कौन सा सेंटर बनेगा? वो कॉस्ट सेंटर। वहां हर प्रोसेस कौन सा सेंटर होगा? एवरी प्रोसेस विल बी अ कॉस्ट सेंटर ओनली, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने प्रोसेस की कॉस्ट को कंट्रोल करना। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू। वहीं मैंने उन्हें डिसेंट्रलाइज कर दिया। समझना, फर्नीचर का एग्जांपल लिया था, पहला रॉ फर्नीचर बना रहा है, दूसरा उसको फिनिश, उसमें एक्सेसरीज लगा रहा है। मैंने तीनों डिपार्टमेंट को डिसेंट्रलाइज कर दिया। पहले डिपार्टमेंट का काम है भाई अपना रॉ फर्नीचर बनाना है। सर जाएगा कहां ये? दैट यू हैव टू डिसाइड। इफ यू हैव मार्केट, you can sell it. If you have market of your output, you can sell it. डिमांड आएगी तुम्हारे रॉ मटेरियल, तुम्हारे आउटपुट की, सेल कर लो। अच्छा, तो वो सेंटर अब क्या बन गया? वो कॉस्ट सेंटर नहीं रहा, वो रेवेन्यू भी जनरेट करेगा, वो प्रॉफिट भी क्रिएट, तुम सब प्रॉफिट सेंटर हो। अब जब सब प्रॉफिट सेंटर हैं, तो दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर profit. They will be judged on the basis of
प्रॉफिट जनरेटेड बाय देम। तो अब वो कॉस्ट भी कंट्रोल, रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे और प्रॉफिट निकालेंगे। दैट डिपेंड्स ना, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वो फोकस नहीं आएगा तो आप काम ढंग से नहीं कर पाए। हमने बोला उस डिपार्टमेंट के मैनेजर को, भाई कमीशन तब मिलेगा, सैलरी तब इंक्रीमेंट होगा जब प्रॉफिट आएगा। आपका जजमेंट, आपका असेसमेंट प्रॉफिट के बेसिस पे होगा। दैट मींस दैट डिपार्टमेंट बिकम प्रॉफिट सेंटर। चलो हम जंप कर गए, वापिस आते हैं। बट चीज कॉस्ट सेंटर क्लियर है? मैं यहां से रीड भी कर देता हूं। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इंकरिंग ऑफ कॉस्ट which are under its control. The performance of this responsibility center is measured against predetermined standard or budget, and cost center are of two type. कर चुका हूं 2 टाइप में। स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर का होगा जहां की उसकी कॉस्ट का स्टैंडर्ड फिक्स, एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन, वेरिएंस एनालिसिस, रिस्पांसिबिलिटी फिक्सेशन। दूसरा होता है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। वहां पे कॉस्ट सेंटर सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि आपको जो बजट दिया गया है अकॉर्डिंगली उस बजट को, उस अलॉटेड बजट को पर्पस के लिए प्रॉपरली यूटिलाइज करो। जैसे एडवर्टीज, मैंने बजट दे दिया, तुम्हारा 20 लाख का बजट है ना, आपको वो 20 लाख रुपीस एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना है, लेकिन प्रॉपर तरीके से, ताकि उसका मैक्सिमम एक्सपोजर आए, कॉस्ट वेस्ट ना हो, गलत डिसीजन ना लो, गलत मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट, गलत टाइमिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट, गलत एरिया ऑफ एडवर्टीजमेंट आप सेलेक्ट ना करो। लेकिन आपकी इनकर्ड कॉस्ट से कितना आउटपुट आएगा उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल। बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कॉस्ट इनकर्ड स्टैंडर्ड और एक्चुअल में कंपैरिजन के बाद आप रिस्पॉन्सिबल हो। आउटपुट, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबल हो। आउटपुट कैन बी इनपुट, आउटपुट कैन बी, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट ये दोनों रिलेटेड हो गए कि आपकी स्टैंडर्ड फिक्स है, एक्चुअल आपकी हो गई, तो यहां पे रिलेशन है। बट डिस्क्रिशनरी कॉस्ट में इनपुट आउटपुट का रिलेशन, आपका इनपुट है, आपको कॉस्ट इनकट करनी है, आपको प्रॉपर डिसीजंस लेने हैं और अलॉटेड बजट को प्रॉपरली यूटिलाइज करना। बट अल्टीमेटली ये दोनों ही केसेस में, स्टैंडर्ड कॉस्ट और डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, दोनों ही केसेस में फोकस किस पे? कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट। तो कॉस्ट सेंटर इज क्लियर, ठीक है। नाउ एग्जैक्टली सेकेंड है हमारे पास रेवेन्यू सेंटर। हम नाम से क्लियर है, दिस पर्टिकुलर सेंटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। जैसे मैंने एग्जांपल लिया अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है? ये प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग करो, काउंसलिंग करो और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाओ। दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू एंड योर असेसमेंट विल बी ऑन द बेस ऑफ रेवेन्यू। कॉस्ट नहीं हो रही है ऑर्गेनाइजेशन, आपको मतलब नहीं है, आपका कंट्रोल भी नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट कॉस्ट सेंटर। प्रॉफिट कितना आएगा दैट इज अगेन नॉट योर कंसर्न, बिकॉज आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेवेन्यू जनरेट करने का। तो सच सेंटर्स आर नोन एज रेवेन्यू सेंटर्स। आपके सामने मैं 10-15 ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट के नाम रखूंगा ना, आप इसको समझने के बाद खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसको कॉस्ट सेंटर होना चाहिए, प्रॉफिट सेंटर होना चाहिए। इतना कैपेबिलिटी आ जाए, बाकी तो ऑर्गेनाइजेशन विल डिसाइड ना कि ये कॉस्ट सेंटर है या प्रॉफिट सेंटर है। आपको करना नहीं है, आपको मिलेगा, लेकिन दिस इज रिक्वायर्ड, दैट अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड। एक बार यहां से रीड कर लें, द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच आर अकाउंटेबल फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। सेल्स डिपार्टमेंट एग्जांपल मेन हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट का काम रेवेन्यू जनरेशन है। सेल्स डिपार्टमेंट रेवेन्यू जनरेट करते वक्त कितना प्रॉफिट आया नहीं देख सकता, क्योंकि डिपेंड ऑन कॉस्ट। कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ देख सकता, दैट इज पार्ट ऑफ द।
आपको टारगेट दे दिया, जैसे मार्केटिंग पर्सन को टारगेट दे दिया, इतना माल बिकने का है, इतना ऑर्डर आने का है, दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, दैट डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू। कंपनी को कितना बच रहा है प्रॉफिट, वो उसका मैटर नहीं है, वो उसका कंसर्न नहीं है। प्रॉफिट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर का मतलब द डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट। और जब प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहां हमारे पास दोनों चीजें आ जाती है भाई। कॉस्ट सेंटर भी हो आप इनडायरेक्टली, रेवेन्यू के भी रिस्पॉन्सिबल हो, कॉस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल, और प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल। ऐसा कहां होता है? ऐसा होता है डिसेंट्रलाइज ब्रांचेस के केस में। मैंने अपने एकेडमी का एक ब्रांच खोल दिया से अदर सिटी के अंदर, और उसका एक हेड बना दिया। अब वो ब्रांच का हेड और मैनेजर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिटेबिलिटी दैट पर्टिकुलर ब्रांच। वहां कितनी कॉस्ट आ रही है उसे ही कंट्रोल करनी है, वहां कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसे ही मैनेज करना है, सिर्फ वहां से प्रॉफिट चाहिए। तो वो क्या बन गया? प्रॉफिट सेंटर। मैंने एक और ब्रांच खोला अपना सेम सिटी के अंदर, सेम सिटी में एक और ब्रांच खोला। अब वो ब्रांच सेम सिटी में है भाई, अब सेम सिटी में है, और मैंने कहा मैनेज हम करेंगे। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बोले? उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आप देख लेना, उस ब्रांच में कॉस्ट मैनेज आप करना, मार्केट सेल्स हम देंगे। तो आप वो है कॉस्ट सेंटर ओनली। एक थोड़ा सा और एलिब्रेट करो, क्या कहना चाह रहे हो? हाँ हो सकता है ना। हमने अब ये जो सेंटर बाइफ्रिकेशंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं, ये वाइज हो सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज हो सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज हो सकते हैं, वाइज पॉसिबल। अब एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट का सेगमेंट अलग, एक जैसे एक कंपनी है डाइवर्सिफाइड बिजनेस में है, से रिलायंस ऑयल, ऑयल, आईटीसी बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आईटीसी बहुत बढ़िया एग्जांपल है, डाइवर्सिफिकेशन है। अब एफएमसीजी आईटीसी का एक सेगमेंट है, को आईटीसी सेगमेंट है, स्टेशनरी आईटीसी का एक सेगमेंट है। उसने इन तीनों को प्रॉफिट सेंटर बना दिया। तुम्हारे डिपार्टमेंट, तुम्हारे सेगमेंट ये प्रॉफिट सेंटर हो गए। अल्टीमेटली द मैनेजमेंट विल डिसाइड ना कि कौन सा सेंटर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल। बट जजमेंटल होके हम थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं कि कैसे होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट सेंटर जो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं है, उस सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्वेस्टमेंट पैसा कितना इन्वेस्ट किया। मतलब उस सेंटर एक ऐसा डिपार्टमेंट, ऐसा पार्ट जहां पे उसका जजमेंट उसके इन्वेस्टमेंट डिसीजन और इन्वेस्टमेंट से निकलने वाले प्रॉफिट बेसिस पे होता है। तो आप इन्वेस्टमेंट भी कंट्रोल मैनर में करो, प्रॉपर जगह करो, प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर स्ट्रीम में करो। और आपका जजमेंट इस चीज से नहीं होगा प्रॉफिट कितना है, आपका जजमेंट होगा आरओआई कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जहां प्रॉफिट पे असेसमेंट हो रहा है वो प्रॉफिट सेंटर, लेकिन जहां आरओआई पे असेसमेंट हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट सेंटर। क्योंकि आरओआई मतलब प्रॉफिट ओवर द इन्वेस्टेड फंड। तो आपको फंड प्रॉपर इन्वेस्ट करके मैनेज करना और उस पर एक प्रॉपर आरओआई जनरेट करना, दैट बिकम इन्वेस्टमेंट सेंटर। You can read from here. These are the responsibility center which are not only responsible for profitability but also have the authority to make capital investment decision. Where to, if you want to open a branch, where to open the branch, what will be the infrastructure, what amount of investment is needed, is it fruitful or required or profitable to invest or not, ये सारा डिसीजन आपका है।
इस पूरे पर्टिकुलर पार्ट पे भी बात करेंगे, लेकिन कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है। Example of investment centers are Maharatna, Navratna, Mini Ratna companies of public sector undertaking of central government. महारत्ना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कितना प्रॉफिट आरओआई निकाल रहे हैं, जजमेंट उसी तरह से होता है, कितना पैसा डाला और कितना रिटर्न निकाला। तो हमारे पास 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आ गए, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट। आई थिंक ऑल आर क्लियर। सो the person, the head of the center, the manager of the center is responsible for their individual task, accountability आएगा, organization as a whole profitability enhance होगा। फाइन, ओके। तो चलिए इस चैप्टर के थ्योरेटिकल कंपोनेंट में मेनली सारा पार्ट हमने डील कर दिया। एक बार एक फटाफट से एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू अपनी जजमेंट ले लेते हैं। डैश इज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड, एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। किसके लिए एक सेपरेट मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट है? कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट सेंटर। अब हमने यहाँ कॉस्ट ड्राइवर और इनकी तो बात की नहीं है। किसके लिए एक सेपरेट मैनेजमेंट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड? एक सेकेंड गाइस, अब पहले डिस्कस कर ले मतलब क्या है। कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट कैलकुलेट करने पर यूनिट निकालूं, पर केजी निकालूं, पर रूम निकालूं, पर पेशेंट निकालूं, किलो पर किलोमीटर निकालूं, वो कॉस्ट यूनिट हो गया। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, किस चीज की कॉस्ट निकाल रहे हो? प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हो, डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकाल रहे हो, या किसी पर्टिकुलर जॉब की कॉस्ट निकाल रहे हो, या पर्टिकुलर ऑर्डर की कॉस्ट निकाल रहे हो? दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। किसकी कॉस्ट निकालनी है? कॉस्ट निकाल रहे हैं सर, कॉस्ट असर्टेनमेंट ऑफ व्हाट? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? सर मुझे एक्स डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालनी है। सर मुझे ये जो ऑर्डर आया इस ऑर्डर की कॉस्ट निकालनी, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। आंसर क्लियर हो गया? कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट इज। Which of the following is true about cost control? It is a corrective function. It challenges the set standards. It ends when target achieved. Cost control में लिखा है, cost control कब खत्म होता है? जब टारगेट अचीव हो जाता है। कॉस्ट यूनिट यूज इन पावर सेक्टर, किलोवाट आवर। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड इज सुटेबल फॉर, देखो अब इसमें से किसके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग ज्यादा सुटेबल मेथड है? केमिकल, केमिकल। ट्रांसपोर्ट में सर्विस कॉस्टिंग, डैम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, फर्नीचर में आप ले सकते हैं या तो बैच कॉस्टिंग या सिंगल यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग। भाई फर्नीचर में आप प्रोसेस में नहीं जाते हो, मैंने तो वो एग्जांपल लिया ताकि चीजें समझाने के लिए, उसको मत यूज करना। हाँ सॉरी, केमिकल, केमिकल के अंदर प्रोसेस, क्योंकि केमिकल कई प्रोसेस से पास ऑन होकर फाइनल होता है। ऑयल, ऑयल एक्सप्लोरेशन, रिफाइनिंग, मार्केटिंग। अब तीनों में अलग अलग कंपनीज हो गई, बात अलग होगी। Distinction between direct cost and indirect cost is an example of classification. डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट का क्लासिफिकेशन क्या था? एलिमेंट था, सोच के बोलो। ठीक है यार, करेक्ट, इट्स एलिमेंट।
The advantage of using IT in cost accounting does not include IT का एडवांटेज, IT कॉस्ट में IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करने में क्या एडवांटेज नहीं मिलता? इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस फंक्शन, यस इट इज बेटर, इंटीग्रेटेड करेंगे सारे फंक्शंस, IT में सब एक्सेसिबल होता है. स्टॉक नीड्स टू बी रिकंसाइल्ड विद गुड्स रिसीव्ड नोट, यहाँ IT काम नहीं करेगा, मैनुअली फिजिकली जाके स्टॉक रिकंसाइल करना पड़ेगा. टैक्सी प्रोवाइडर चार्जेस मिनिमम 80, देर आफ्टर 20 रुपीज पर किलोमीटर. क्या एग्जांपल है ये? सेमी वेरिएबल. बहुत बढ़िया. A Limited has 3 production department and each department has 2 machines. Which of the following cannot be treated as cost center for the cost allocation? किसको कॉस्ट सेंटर नहीं मान सकते? ए लिमिटेड को कॉस्ट सेंटर से मानेंगे? वो तो प्रॉफिट सेंटर हो गया. ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल हमेशा प्रॉफिट सेंटर होता है. रेवेन्यू भी, कॉस्ट भी देखनी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी है. Which of the following is an example of functional classification of cost? Functional classification. Administrative. Correct. Last one. Ticket counter in a railway station is an example of रेवेन्यू सेंटर. कितना टिकट बेचेगा, तेरा काम है टिकट बेच, फटाफट रेवेन्यू जनरेट कर. कॉस्ट कितनी आ रही है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. सो फॉर नाउ दिस इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंप्लीटेड फॉर नाउ. आएंगे, चीजों की जरूरत पड़ेगी तो इस पे वापस आएंगे, बट जो मेन टर्मिनोलॉजीज और मेन कॉन्सेप्ट थे वो हमने यहां पे डिस्कस किया. ठीक है, चलिए गाइस, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास we will start the control part of cost और element by one एक एक element को pick करेंगे. So bye, thank you.